नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले और उद्योगों की मदद से मध्य प्रदेश की आर्थिक तौर पर प्रगति हो, इसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूके और जर्मनी का दौरा किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को करीब 80,000 करोड़ रुपए की निवेश की प्रस्ताव मिले। अपनी विदेश यात्रा से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 5 रीजनल इंडस्ट्री समिट का भव्य आयोजन मध्य प्रदेश में कराया, जिसके जरिए उन्होंने समझा कि मध्य प्रदेश किस तरह प्रगति कर सकता है। इसी के साथ उन्होंने पहले समिट में जाना कि उद्योगपतियों को किस तरह की परेशानी हो रही है। इन 5 समिट के बाद उन्होंने विदेश यात्रा का दौरा किया और अब वो कल नर्मदापुरम में रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन होगा। इस खास आयोजन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने अनुभव साझा करेंगे, साथ ही निवेशकों संग 1 टू 1 चर्चा करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि नर्मदापुरम में कल होने जा रहा कॉन्क्लेव अपने आप में ऐतिहासिक होगा। इस समिट से पहले आज बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद वर्चुअली जुड़े और कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि हमें मध्य प्रदेश को इंडस्ट्रियल हब बनाना है, इसलिए नीतियां ऐसी बनाई जाएं जिससे उद्योगपतियों को नुकसान न हो, सरकार को भी राजस्व का नुकसान न हो और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पूरे मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। बात का संतोष है कि लगातार औद्योगिक निवेश खास करके हमारे सभी युवाओं को काम मिले। युवा में भी जो तकनीकी रूप से दक्ष आईटी के बीटेक, एमटेक या अलग अलग उच्च शिक्षा से जो शिक्षित व्यक्ति हैं या रोजगार चाहने वाले हमारे युवा मित्र हैं, सभी को सभी प्रकार की अवसर मध्य प्रदेश में उपलब्ध कराने के लिए हमने सरकार बनने के बाद औद्योगिकीकरण का एक जो अभियान चलाया है, उसमें हर संभाग पे जाकर के बड़े आयोजन करना। उस कड़ी में कल 7 तारीख को नर्मदापुरम अर्थात पुराने होशंगाबाद संभाग पर एक बड़ा रीजनल कॉन्क्लेव होने वाला है। और जिस ढंग से इसको माननीय मोदी जी ने भी हमारी नवकरणीय ऊर्जा के सभी प्रकार के यंत्रों को बनाने के लिए इसको इंडस्ट्रियल पार्क की छूट दी, जिसके माध्यम से इस इंडस्ट्री के निवेशक देश भर से प्रदेश भर से अपनी सोलर पे, विंड पे, अलग अलग नवकरणीय ऊर्जा के संयंत्र लगा सकते हैं। इनके अलावा भी जो जो इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं उन सभी के लिए साथ कल ये कार्यक्रम होने वाला है। और मुझे अभी तक का जो संतोष है, हमको 3 बार जमीन की आवंटन के लिए जो हरी निर्धारित भूमि थी उसको बढ़ाना पड़ रही है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा है। उसके पहले आज हमने नर्मदापुरम के तीनों जिलों में बात की है, हरदा, बैतूल और नर्मदापुरम, जो ऑलरेडी पहले से हमारे उद्योगपति वहाँ उद्योग जो चला रहे हैं उनको कोई कठिनाई तो नहीं है। उनकी कठिनाई का समाधान भी करते हुए और उनसे भी कहा कि वो और काम बढ़ाना चाहे तो काम भी बढ़ाएं। इसके लिए हम प्रदेश वालों को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद आज इसी मुद्दे पर करेंगे हम बड़ी बहस। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जुड़ गए हैं। राजेश सिरोठिया जी, आपका स्वागत है सर। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं स्टोन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश की डॉक्टर उपेंद्र सिंह तोमर। डॉक्टर तोमर, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी से सब मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले राजेश सिरोठिया जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा आज के मुद्दे पर, किस तरह से देख रहे हैं? इंडस्ट्रियल हब बनाने पर जोर मुख्यमंत्री का है, तमाम सारी कोशिशें जतन मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश में रोजगार के डेवलपमेंट के लिए या इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। किस तरह आप इसको देख रहे हैं राजेश जी? देखिए पराग जी, असल में हुआ क्या है, मध्य प्रदेश जो 1956 में बना है उसके बाद तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इंदौर और उसके आसपास सिमट कर रह गई। और इंदौर आज मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों से मीलों आगे खड़ा हुआ दिखता है।
बीच में सीमेंट फैक्ट्रीज जो, चूंकि रॉ मटेरियल खनिज वगैरह था, तो कुछ अपने कटनी में, सतना में वहां पर लगे, कुछ रीवा में लगे प्लांट। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश में कुटीर उद्योग हुआ करता था, बीड़ी उद्योग और अगरबत्ती उद्योग, ये उद्योग जो है कांग्रेस सरकार की नीतियों के समय 4 दशक पहले ही जो है दम छोड़ चुका था। और मध्य प्रदेश की स्थिति ये है कि आज भी 65% से ज्यादा जीडीपी में हिस्सेदारी जो है वो एग्रीकल्चर की है। और अगर हमें प्रदेश में रोजगार के साधन मुहैया कराना है, तो हमें सिर्फ इंदौर फोकस्ड डेवलपमेंट नहीं करना, बल्कि पूरे प्रदेश को, या जो पीछे रह गए हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात जो बीजेपी करती है कि अंतिम पांच पे खड़े हुए अंतिम छोर के व्यक्ति को जो है हम पहले आके जो है। तो इस बार में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जो पहल की, तो निश्चित रूप से जो ग्लोबल समिट वो करने वाले हैं फरवरी में जी, उसके पहले उन्होंने जो रीजन लिया, ग्वालियर लिया, सागर लिया, जो कि बुंदेलखंड का हिस्सा, विंध्य का हिस्सा जो है उसको लिया, मोबाइल अब मैसेज आया का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश का अगर आपको समग्र विकास करना है तो आपको वो सारी चीजें वहां पर देखना पड़ेगी कि वहाँ लोकल रिसोर्सेस के हिसाब से वहां आप अपनी प्लानिंग लेके आए। एक आपकी कंसोलिडेटेड स्टेट की प्लानिंग से काम नहीं चलेगा। सबसे आप हर स्टेट के रीजन में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर राजगढ़, शाजापुर जिला या जी ग्वालियर वाला इलाका है जहाँ पर की तेज पड़ती है, तो वहां पर आप सोलर प्लांट की तरफ ज्यादा ध्यान दें, फोकस करें, तो आपको होगा। जो अभी नर्मदापुरम में जो करने जा रहे हैं, क्योंकि नर्मदापुरम नर्मदा नदी के किनारे संग इलाके में बसा हुआ है, तो वहां पर जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है उसकी बहुत संभावना है। तो उसकी तरफ अच्छे से ध्यान देना चाहिए। वहां बहुत रासायनिक, तो नर्मदा प्रदूषित होगी, तो हमें नर्मदा के साथ साथ पूरी जंगल की वैली, तो हमें पेड़, जंगल और नर्म जल, तीनों चीजों को बचाते हुए वहां पर डेवलपमेंट करने की बात सोचना है। बुंदेलखंड अलग है, कहीं आयरन ओर मिला है, हीरा की खदानें हैं पन्ना में, अभी हीरे की खदानें यहाँ पर बक्सवा के पास भी मिली, जो कि सागर और छत्तीसगढ़ के बीच में है, तो वो चीजें फिर रुक गई बीच में। इसी तरह जबलपुर में भी स्टोन इंडस्ट्री या संगमरमर पर आधारित उद्योग तो लग गए, लेकिन यहाँ पर मतलब बाकी क्षेत्रों में और जो डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट थे उसके लिए फोकस करके, आपको एरिया वाइज फोकस करके कहाँ किस चीज की चीजें, जैसे वनोपज जो है काफी होती है बुंदेलखंड रीजन, तो आपको उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ में सबसे बड़ी चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो आपका इंदौर भोपाल में तो जबरदस्त हो गया, लेकिन भोपाल भी इंदौर से पीछे है, राजधानी होने के बावजूद काफी पीछे है। इसीलिए इंदौर को जो देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं या मिनी मुंबई कहते हैं। तो आपको एक समग्रता सोच के साथ में एक अलग अलग क्षेत्र की नीतियों को बनाने के अलावा एक जो सबसे बड़ा मध्य प्रदेश के विकास में रहा है, बहुत सारे मुख्यमंत्री आए और उन्होंने बहुत बातें की निवेश करने की। दिग्विजय सिंह 10 साल रहे मुख्यमंत्री के, बातें करते रहे, उन्होंने भी बहुत लाखों के इन्वेस्टमेंट के, एमओयू के, लाखों करोड़ रुपए के, लेकिन आया उनके कार्यकाल में 400-500 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आया नहीं। शिवराज के समय इन्वेस्टमेंट बढ़ा, लेकिन जिस गति से बढ़ना था वो नहीं बढ़ा। और इंदौर अब एक स्थिति ये बन गई है, वहाँ औद्योगिक माहौल हो गया, फ्लाइट की सुविधाएं हैं, बहुत ही 50-60 फ्लाइट वहां से चलती हैं, पूरे देश को कनेक्ट करती हैं। ये भोपाल में अभी तक नहीं है सुविधा। तो आप जो हिल हाउस आते हैं वो सबसे पहले तो वहाँ आवागमन का साधन देखते हैं, फिर सड़कें कैसे, आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भी जो होशंगाबाद नर्मदापुरम से भोपाल के बीच में जो है वहां पर लॉजिस्टिक हब की पॉसिबिलिटी को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जब जीएसटी लागू हुआ है तो उसमें अब उस स्टेट को, मैन्युफैक्चरिंग स्टेट से ज्यादा फायदा आपको जो लॉजिस्टिक हब होते हैं उनके जिन राज्यों में है उससे ज्यादा होता है।
और इस मामले में हम पिछड़ गए और नितिन गडकरी ने नागपुर को, क्योंकि सेंट्रल इंडिया का, जबकि सही तो ये सागर है जो कि चार तरह से 4-5 हाईवे से जुड़ता है, भोपाल है, मंडी है, ये होशंगाबाद है, अब 4 लेन पूरा नागपुर से यहाँ कनेक्ट है। तो आपको यहाँ पर लॉजिस्टिक हब के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ठीक है और सर। इस पे ये सारी चीजें मेरा कह रहे एरिया विशेष स्पेसिफिक जरूर आपसे, जैसे टीकागढ़ में आपको कहें, टीकागढ़ में मूर्ति होते हैं, अदरक होता है, टमाटर होते हैं, तो वहां पर उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। और नर्मदापुरम में भी, क्योंकि नर्मदा का मैंने जंगल और जल की भी बात कही है, जल की पवित्रता रखना और जंगल की शुचिता भी बनी रहे, जंगल नष्ट ना हो, इसको ध्यान में रख। ठीक है सर। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पे ठीक है सर, मैं लौटूंगा अगले राउंड में आपके पास। डॉक्टर उपेंद्र सिंह तोमर जी, किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश के अंदर उद्योगपतियों की सुविधाओं को, आने वाली संभावनाओं पर जिस तरह काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? और जो कोशिश की जा रही है इस समिट के जरिए, आगे मध्य प्रदेश कितना और आगे आपको बढ़ता हुआ एक उद्योगपति के नाते नजर आ रहा है? मैं आपको धन्यवाद कि आप इस प्रकार के आयोजन और व्यवस्थाएं करवाते हैं। सॉरी यार। जी सर। आपके द्वारा जिस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, आपके द्वारा जो इन्वेस्टर मीट को लेके लगातार जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें हम लोगों की सहभागिता भी है। मैं चंबल के क्षेत्र से आता हूँ जी, और मैं देख रहा हूँ लगातार जब से सबमिट हुई है हमारे चंबल डिवीजन में, ग्वालियर में, उसी समय से लगातार व्यापारियों का आना जाना हो गया है। हमारे यहाँ 2-3 उद्योग क्षेत्र ऐसे थे जिनमें कोई भूखंड लेने वाला नहीं था। आज ये स्थिति हो गई है कि लोग बाग लेने के लिए भटक रहे हैं और स्थान नहीं है। हमें नए भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए मोहना में और भी जगह प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के सतत प्रयास हैं, जैसे वो विदेश गए, विदेश से उन्होंने इन्वेस्टर को लाने का जो प्रयास किया है वो एक सराहनीय है। हम देखते हैं कि पूर्व काल में कई बार लोग गए, कई बार उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, कई बार उन्होंने व्यवस्थाएं बनाई, इन्वेस्टर मीट बनाए, लेकिन उनके कोई रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाए। क्योंकि मैं पिछले 30 साल से इस व्यवसाय से जुड़ा हूँ, पत्थर के से। बस पत्थर में मैंने सलाह भी दी है कि स्टोन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सिडोस जैसे राजस्थान में गठित हुई है कमेटी, ऐसे ही एक कमेटी गठित हो जाए और उसमें वो अधिकारी रहें जो लगातार चलते रहें। अभी क्या होता है कि उद्योग विभाग में कोई भी नए आईएएस आते हैं और वो अपने आप मालूम पड़ी 1 साल बाद चले गए, 6 महीने बाद चले गए। हम लोग उन्हें पूरी स्थिति समझाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा शून्य से वो खड़े हो जाते हैं, नया कोई अधिकारी आता है। तो इस मामले में उद्योग में जो अधिकारी हैं उन्हीं को वरिष्ठता के आधार पर जोड़ना चाहिए, जो मेरी सलाह है। और मैं इस मामले में उद्योग का प्रभार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, मैं उनके पास शिष्टमंडल लेके मिलूंगा। और पत्थर ही नहीं, मैं चाहता हूं कि हर उद्योग को बढ़ावा मिले जी, हर उद्योग में 4 चांद लगे और जो बेरोजगारी लगातार हो रही है वो बेरोजगारी दूर हो। माननीय मोहन यादव जी इस क्षेत्र में बहुत प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि संसाधन जुटाना, संसाधनों की व्यवस्था करना, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। कोई भी व्यापारी अगर आता है तो उसको सभी विभागों के लोग, AKVN, IIDC, MPIIDC, उद्योग विभाग, सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। और कहीं अगर कोई दिक्कत भी आती है तो हम जैसे लोग और भी लोग हैं जो उद्योग के लिए ज्यादा काम करने का प्रयास करते हैं, वो अधिकारियों से संपर्क करते हैं। और ये इस प्रकार से जो लंबा जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, और इन सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा रोजगार मिलेगा। मैं रोजगार पे ज्यादा ध्यान देता हूँ और जितने लोग रोजगार से जुड़ेंगे उतना ही हमारे यहाँ
प्रगति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि शिक्षा में भी अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा को भी सही तरीके से मोहन यादव जी के आने के बाद माफिया को दूर किया गया है। इसी प्रकार से पत्थर माफिया, रेत माफिया, बॉक्साइट माफिया, उनको भी दूरी हो गई है। और आज हम देखने में आ रहे हैं कि सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करने के लिए बाहरी व्यापारी तैयार हैं। यह एक बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि पूरे देश से इन्वेस्टर आए, पूरे विश्व से आए और आकर मध्य प्रदेश की धरा बहुत बड़ी धरा है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, पानी के बहुत अच्छे साधन हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं। और मान्यवर पत्रकार महोदय जी जिस प्रकार से बता रहे थे कि पहले भी कई बार प्रयास हुए, उनमें सफलता 10 या 20% मिली। हम उम्मीद करते हैं कि हम 70 से 80% तक इस सरकार के नेतृत्व में सफलता प्राप्त करें। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों का नाम लिया जाता है, लेकिन मैंने सभी जगह जाके देखा है उतना डेवलपमेंट तो नहीं हो पा रहा है। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास अगले राउंड में। में आशीष तिवारी जी के पास अब मैं चलना चाह रहा हूँ। आशीष जी, इंडस्ट्रियल हब बनाने की बात कही जा रही है, आप लोगों की तरफ से क्या रूट मैप है, किस तरह से आप लोग काम कर रहे हैं इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण भाग था वो ये था कि एक समय हुआ करता था जब मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी। जब सड़कें नहीं होती थी तो बाहर के उद्योगपति यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के लिए नहीं आ पाते थे। आज मध्य प्रदेश के अंदर सड़कें हैं, मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जो नए उद्योगों को खड़ा करने में सहयोग करती है। मैंने तो बहुत समय भी देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर एक हीरा की माइंस एनएमडीसी मझगुआ जो पन्ना जिले में आती है वो बंद हो गई थी। उसको प्रारंभ कराने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा जी जो क्षेत्रीय सांसद भी हैं, उन्होंने प्रयास किया और उसको कोर्ट के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से जो प्रक्रियाएं थी उन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए उसको प्रारंभ कराया। तो एक ऐसी बड़ी माइंस थी वो कि जिससे ये कहना चाहिए कि कम से कम बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपना भरण पोषण करता था, उनके जीविका चलती थी। तो प्रदेश की जो लगातार कर रही है सफल होंगे और मध्य प्रदेश के अंदर एक नया युग देखने को मिलेगा। ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश जी, जिस तरह से कोशिश मुख्यमंत्री ने की विदेश में जाकर, और इससे एक रोड मैप समझ में आता है कि सरकार चाहती क्या है। और चूंकि हम ये कहते हैं कि उद्योग अगर प्रदेश में नहीं होंगे, निवेशक प्रदेश में नहीं आएंगे, तो फिर हम प्रदेश का विकास भी नहीं कर सकते, युवाओं को रोजगार भी नहीं दे सकते हैं। और इसका एक हम उदाहरण इस तरह से भी देख सकते हैं निवेशकों के आकर्षित होने का कि प्रदेश का माहौल बेहतर है। क्योंकि अगर माहौल बेहतर ना हो तो शायद निवेशक भी कतराते हैं आने से। बिल्कुल सही आपने कहा। यहाँ पर एक बहुत बड़ा हर्डल जो मैंने पिछले 30-40 सालों में देखा है, वो 40 साल 38 साल की पत्रकारिता मेरी हो गई और ये देख रहा हूं मैं कि चीजें हमारे पास में सब कुछ है। आर्थिक संसाधन जो है, खनिज संसाधन है, एग्रीकल्चर है, आपका फूड प्रोसेसिंग का है। हमें कुछ चीजों पर बहुत गंभीरता से विचार करके काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल जो है एक बहुत बड़ी हर्डल है। यहाँ के ब्यूरोक्रेसी की एक आदत है कि वो कोई चीज आने के पहले ही जो है कमाने की और उसकी सोचने लगते हैं, उससे पैसा कमाने। तो उद्योगपति मध्य प्रदेश से कई उद्योगपति बिकते हैं, मेरे पास इसके कई उदाहरण हैं। तो एक तो ब्यूरोक्रेसी का वो, दूसरी चीज ये है कि जैसे माइनिंग है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, इन तीनों को क्लब करके एक मिनिस्टर आप रखिए और इनका एक अफसर रखिए, क्योंकि वो जो है फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए उसको कि वो जो है इन चीजों को इंश्योर करके लाए। इसी तरह एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर और कोऑपरेटिव दोनों को आप एक साथ करें, तो उन दोनों को आप मिक्स करने से क्या फायदा होगा कि आप कोऑपरेटिव आधार पर
आप किसानों को फूड प्रोसेसिंग के यूनिट, जो किसानों को आप मुफ्त में पैसे बांट रहे हैं ना, उससे बांटने के बजाय वहां पे फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाए, जी। कोऑपरेटिव समिति बनाए और किसानों को मिल करके सहभागिता के साथ ठीक है। उसको चलवाएं। क्या होगा? एक दूसरा फायदा। तीसरी चीज, जो अपने स्टोर इंडस्ट्री के हमारे भाई बैठे हुए हैं, उद्योगपति से, वहां पर 45 साल पहले एमएससीटी जो मैनेट हो गया है, इसने एक खोज करके दी थी, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी है, भारत का एक मशहूर एनआईटी है, कि चंबल की जो बीहड़ है उसकी मिट्टी वो ईंट बनाने के लिए बहुत अच्छी है। और आपने देखा में कई जगह फुटपाथ पर जो है, आज यहाँ पेवर्स लगने लगे, लेकिन पहले ईंटें की सड़कें फुटपाथ होती थी, तो बहुत मजबूत बन सकती है। लेकिन वहां पे बीहड़ भी खत्म हो जाते और इंडस्ट्री आप वहां पर लेके आए और उसकी ईंटों का उद्योग भी लगाए। ठीक है सर। का आपके तो ऐसे आप अलग अलग चीजों को आइडेंटिफाई करें और इसी के साथ और जिला कलेक्टर उन सबको रिस्पॉन्सिबल बनाए। इसमें कोई और एक निगरानी समिति हो, और उस निगरानी समिति में जनप्रतिनिधियों को भी रखा जाए, मंत्रियों के साथ, वो इस चीज की इनको फीडबैक दें कि कहाँ पर कोई उद्योगपति के लिए कोई ब्यूरोक्रेटिक हर्डल आ रहा है, तो कम से कम निगरानी समिति के जरिए मुख्यमंत्री तक फीडबैक तो पहुंचाएगा। तो एक फीडबैक सिस्टम जब तक नहीं होगा जी, मुझे याद आज तो बहुत सोलर पावर की बात हो रही है। 20 साल पहले जो है सोलर पावर के बारे में एक प्रपोजल आया, कोई हमारे परिचित थे, कोई उन्होंने कहा आप थोड़ा सा इसको बढ़ा, मैंने कहा अच्छा प्रदेश के विकास के लिए हो रहा। मैंने बात अफसर से, तो उस अफसर कहता है कि हमें पहले आप अमेरिका की जहां से टेक्नोलॉजी लाए वहां का विजिट कराओ आप, वहां हम विजिट करेंगे, उसके बाद में निर्णय करेंगे। उसने कहा साहब मेरे को अमेरिकन कंपनी ने यहाँ अथराइज कर रखा है एंड मैं उसके बेहाफ पे यहाँ काम कर रहा हूँ। इसी तरह छतरपुर में 2008 की बात है, 7 में 300 करोड़ रुपए का एक लोहा आधारित प्लांट लगाने के लिए सूरत के एक व्यापारी आए। तो उनको जो है मंत्री जी ने कहा कि नहीं, वो तो 1000 करोड़ का है, वो करके जो है करने के लिए कलकत्ता की कंपनी तैयार है। अब वो सूरत का व्यापारी, गुजरात का व्यापारी, उसने कहा कि साहब मैं जो है आपके मध्य प्रदेश से लोहा और मैग्नीज जाता है आयरन ओर बन के चाइना, और चाइना से बहरीन होते आके हमें सूरत में मिलता है, स्टील प्लांट हमने लगाया हुआ है, और छतरपुर में पोटेंशियल दिख रहा है, वो भी 300 करोड़, क्योंकि 30 साल की वायबिलिटी के हिसाब से हम बनाएंगे और 1 साल के अंदर हम खड़ा कर देंगे वहां पर। अब छतरपुर बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, वहां ये चूंकि समय की थोड़ी सी राजेश जी कमी, हम ये कह सकते हैं कि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, उनको तलाशने की थोड़ी सी जरूरत है। मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए उपेंद्र जी के पास जा रहा हूं। सर उपेंद्र जी, बस संक्षेप में एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगा। संभावनाएं जिस तरीके का जिक्र अभी राजेश जी कर रहे हैं, संभावनाएं कुछ और आपको भी नजर आती हैं क्या? प्रदेश में कुछ और होना भी चाहिए इन्हीं क्षेत्रों में जिस तरह की पहल मुख्यमंत्री कर रहे हैं, एक उद्योगपति होने के नाते? एक फाइनल रिएक्शन आपसे चाहूंगा, बस संक्षेप में उत्तर उपेंद्र जी। मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि मुरैना जिले में सरसों का उत्पादन बहुतायत होता है। हम सरसों के जो अच्छी फैक्ट्रियां बढ़िया जगह पे लगा के, अभी पुराने उद्योग तो अधिकतर खराब हो गए हैं, नए उद्योगों को प्राथमिकता दें तो चंबल की एक पहचान बनेगी और आगे काम होगा। रही बात जो उन्होंने बताई कि चंबल की मिट्टी बहुत अच्छी उपजाऊ उसके ईंटों के उपयोग में होती है, हमसे लगा हुआ आगरा और इटावा है, उसमें पेबल्स की जगह ईंट ही लगती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि वन क्षेत्र होने की वजह से हम उसमें से एक लकड़ी और एक तत्सल मिट्टी भी नहीं ले पाते। मिट्टी वैसी है, बात कर रहा हूँ सर। हाँ, बीहड़ में एक्चुअल जो हैं वो लोग लेने नहीं देते हैं, और कुछ हम लोगों के जैसे मेरी खुद की भी जमीन बीहड़ की है, पुराना पट्टा है, हम उसको एक सा भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर नीचे रेत है। ठीक है सर। और ये तमाम तरीके की अटकलें आती हैं। ठीक है। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है, और ये भाई साहब बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आशीष जी भी बैठे हैं, एक अच्छे लोगों का एक कमेटी बने जो सरकार। ठीक है आशीष जी, इस पर एक फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में। ठीक है सर, आशीष जी बहुत संक्षेप में सर प्लीज। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को आज धन्यवाद दे रहा हूं कि एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा हुई।
और साथ ही साथ एक बात ध्यान में आई कि मध्य प्रदेश के चारों तरफ, मध्य प्रदेश के अंदर जो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो चारों तरफ कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे उस क्षेत्र के लिए उत्पाद बढ़ सकता है, उस क्षेत्र में रोजगार बढ़ सकता है। आज बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड के अंदर भी हीरा जैसी माइंस लग सकती है। मुझे तो वो समय भी याद है कि एक बुंदेलखंड के पन्ना में डायमंड पार्क बनना था और वो पार्क कमलनाथ जी की सरकार के समय इंदौर बनने के लिए चला गया था। तो जिस क्षेत्र में जो है वहीं पर यदि उसको बढ़ाया जाए तो ज्यादा अच्छा होता है और उसी से बढ़ने से मुझे ऐसा लगता है स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। प्रदेशवासी भी उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो पहल, जो शुरुआत मुख्यमंत्री ने की है प्रदेश में उद्योगों को स्थापित और बेहतर करने के लिए, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, उनमें कामयाब आप लोग हों। प्रदेश इसी तरीके से तरक्की करे, निवेशक आए, निवेश करें और यहाँ के लोगों को फायदा हो। बहुत शुक्रिया, चूंकि आज मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। राजेश जी आपका शुक्रिया, उपेंद्र जी आपका शुक्रिया, आशीष जी आपका बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। नमस्कार।